मेरी समझ में कुछ नहीं आता, काश कोई मुझको समझाता। 9 आने वाली फिल्म देखी। 9 आने फिल्म वो होती थी जो स्क्रीन के बिल्कुल बराबर में, और हम अपनी मुंडी ऊपर करके देखते थे। और कमाल साहब, मैं इतना बुढ़ा हूँ कि मैं शक्कर में पैदा हुआ था, और मैं इतना गरीब था, सुनने वाली बात है, इतना गरीब था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंदू पैसे वाला था। उसने हम सब गरीबों के लिए एक जगह पे एक समझो फर्नेस बनाया था, और हम रात को, मेरी माँ बोलती थी कि एक लकड़ी ले जाओ, और हम उस लकड़ी से, उस आग से दूसरी तरफ आग जलाते थे, और हमारे घर में दिया जलता था। जैसे हम लोग यहाँ से दुबई चले जाते हैं ना, जब हमारे कश्तियाँ डूबने लगती हैं, बिल्कुल, तो हम सर्वाइवल के लिए, वो हमारे जो परदादा थे वो चले गए थे बनारस मेरी परदादी को लेकर। तो एक दिन एक बुड्ढा आया जो आधे कपड़े पहना हुआ था, जैसे फ़कीर होते हैं। बुढ़ा आदमी ज़्यादा बोलेगा, मैं भी उसमें हूँ, मैं भी शामिल हूँ। बुढ़ा आदमी ज़ोर से बोलेगा, बुढ़ा आदमी ज़्यादा बोलेगा, और बुढ़ा आदमी अपनी बात पे इसरार करेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। बढ़ता हुआ पाकिस्तान में महताब खान तनोली फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है कमाल बख्शी साहब, जो कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज रखते हैं, और मेरी उनके साथ गपशप भी रहती रही, गपशप रिकॉर्ड भी होती रही है। और आज हमने सोचा कि आज हम जानेंगे उनके बारे में कि वह कहाँ पैदा हुए, और उनकी ज़िंदगी का जो एक सफ़र है उन्होंने कैसे तय किया। और आज वो आपको पता है हमें मज़े की कलकत्ता के बारे में भी बताएंगे, और अपनी जो उनकी बख्शी कंपनी है उसके बारे में भी बताएंगे कि 1892 में ये जो कंपनी थी करती क्या थी, और ख़ुद इनका अपना लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ जैसे नाक़िस आदमी के लिए आपने इतने अच्छे अल्फाज बोले। मैं मुख्तसरन आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। मेरी जितनी नॉलेज है, एक बात मैं उससे बात करने से पहले बता दूं, ना कोई चीज़ मैं बढ़ा के बताऊंगा, ना मैं कोई चीज़ मैनिपुलेट करूंगा। फैक्चुअल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपसे बात करूंगा। जो भी मुझे इनपुट आई है, और जो मुझे मेरे बारे में, मेरे ख़ानदान के बारे में लोग, मेरे बड़ों ने बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे बताए ना, मैं सुन रही हूँ। से शुरू से पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे घराने में पैदा किया जो न सिर्फ दीन में बेहतर था और दुनिया में भी बेहतर था। बिल्कुल। और मेरा स्टार्ट ये होता है, मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा बता रहा हूँ। मेरे परदादा जिनका नाम था फ़कीरुल्लाह नाम था, और वो लोग दिल्ली में रहते थे। मेरी परदादी अच्छा, और दादा दिल्ली में रहते थे। और आप लोगों ने अपने बड़ों से सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर के आगे या पीछे एक दौर आया था जिसको कहते हैं दिल्ली में गदर पड़ गया। अच्छा। दिल्ली लूट गई। तो वो दिल्ली लूटने का मतलब ये था कि उसमें सारा ट्रेड ख़त्म हो गया था, और जो भी मेरे दादा या नाना काम करते थे वो ज़ीरो हो गया थे। तो उन्होंने माइग्रेट किया। जैसे हम लोग यहाँ से दुबई चले जाते हैं ना, जब हमारे कश्तियाँ डूबने लगती हैं, बिल्कुल, तो हम सर्वाइवल के लिए, वो हमारे जो परदादा थे वो चले गए थे बनारस मेरी परदादी को लेकर। बनारस में वो कुछ दिन रहे, लेकिन मगर वहाँ से वो सेट नहीं हुए, फिर वो कलकत्ते आ गए। अच्छा। लेकिन बनारस की मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैंने कई इंटरव्यू में बताई है, और ये बड़ी लेसनेबल बात है, और आप लोग भी इसको अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। मेरे परदादा मेरे दादा को मरने से पहले ये बोल गया था कि तुम जितने भी अमीर हो जाओ, तुम्हारी जितनी भी हाइट हो जाए, तुम कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, एक बात याद रखना कि तुम्हारा बाप उस ज़माने में ज़ीरो इकॉनमी था, तो उसने मांगना नहीं गवारा करा, लेकिन सुइयाँ मस्जिद के बाहर बैठ के सुइयाँ बेची हैं माशाल्लाह। तो आज तक हमें अल्लाह का शुक्र है, हम कोई बात नहीं करते, मगर हम जब ये बात सुनते हैं तो वही मोर वाली मसल है कि मोर कितना भी खूबसूरत है, जब अपने पैर को देखता है तो उसकी वो हवा निकल जाती है। तो हमारे बाप ने ये बात को मेहनत किया, कैरी किया, फिर उसने हमें बताया और हमने अपने बच्चों को बताया। एक बात अब हम ये बताएं कि जब वो बनारस से कलकत्ते आए तो वो उसका मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह हुआ, बट मेरे बाप जब पैदा हुए, मेरे फ़कीरुल्लाह परदादा के बेटे का नाम था शफीउल्लाह,
उनके कौन भाई थे उनके बारे में मेरी नॉलेज नहीं है। शफीउल्लाह के जो बेटे थे वो थे मोहम्मद अहमद, जमील अहमद, फजल अहमद। ये उनके 4 लड़के थे और 3 बेटियां थी। अब हम आ जाएं, उसके बाद जो एडिशन था वो मैं मोहम्मद अहमद की औलाद हूँ और मोहम्मद अहमद साहब के साथ भी बहुत अच्छी लेसनेबल बात है। ये भी मैं आपको कोट करूँ, हालांकि बड़ी पर्सनल बात है, लेकिन आप ये सब बातें ये सोचा करें कि मैं किस वक्त की बात कर रहा हूँ, यानी आज की बात नहीं कर रहे जो इतना शऊर अवेयरनेस आ गई। 1900 में मैं 1900 के बाद मेरे वालिद का जो पैदाइश है वो 1900 की है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। तो 1920 में मेरे बड़े जो ताया थे जमील अहमद साहब या जो भी थे, उनका इंतकाल हो गया था और उनका इंतकाल 24 घंटे में हुआ था कॉलरा से। उस ज़माने में कॉलरा की दवाई नहीं होती थी, तो ही डाइड इन ओनली 24 आवर्स। एंड दैट पॉइंट मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी शादी को 1 या 2 साल ही हुए थे और उसका एक ही लड़का था। एक लड़का 2 साल का या 1 साल का था और वो बहू उनकी बड़ी बहू थी हमारे दादा की। तो मेरा दादा इतना इंटेलिजेंट था, मैं अपने दादा की तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि वो रिफ़्लेक्ट कर रहा है कि उसने मेरे बाप को बुलाया कि देखो बेटा, ये बच्ची बेवा हो गई है, इसकी पूरी सारी ज़िंदगी है और ये बेटा है, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर तुम इससे निकाह कर लो तो इसमें 3 फ़ायदे होंगे। एक तो इसको सहारा मिल जाएगा, इसके बेटे को एक बाप मिल जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि तुम वर्जन हो, तुम कुंवारे हो, तुम जवान हो, लेकिन अगर तुम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए कर लोगे तो ये तुम्हें बेनिफिट में होगा। तो मेरे बाप ने उन खातून से शादी कर ली और उनसे उनके 5 बच्चे हुए, जिसमें एक का नाम यूसुफ बख्शी है, एक का नाम मुमताज़ बख्शी है। 2 बेटे और 3 बेटियां, उसमें एक ज़ायदा आपा थी, एक बुंडी आपा थी और एक सोले आपा थी। तो मैंने इनमें से सिर्फ मुमताज़ साहब को, यूसुफ साहब को और इनको देखा, ज़ायदा आपा को। तो ये मैं आपको अपने बैकग्राउंड में से वो चीज़ें भी फोकस कर रहा हूँ जो बताने में मुझे भी फ़ख्र है और आप भी सुने और आगे बढ़ाएं। अब इसके बाद हम उस ज़माने में अल्लाह ने हमारा करम किया कि हमारे वालिद ने उनको कोई दोस्त मिल गया होंगे या क्या, उन्होंने कुछ ट्रेडिंग शुरू करी। और वो ट्रेडिंग क्या थी जो मेरे अभी जहन में आ रही है कि वो चीज़ें जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती थी ना उस ज़माने की, फैंसी चीज़ें, वो अपनी दुकान में लाके बेचते थे। तो उससे अल्लाह ताला ने उनको इतना मोटिवेट किया कि फिर उन्होंने एक वक्त आया कि उन्होंने 2 बिल्डिंगें 5-5 मंजिला कलकत्ते में बनवाई और उसमें रहे और आज भी अल्लाह की मेहरबानी से वो दोनों बिल्डिंगें कायम दायम हैं। मेरे बड़े भाई यूसुफ बख्शी के जो बच्चे हैं वो ओन करते हैं, वो रहते हैं और नीचे वो बख्शी कंपनी एक हर्बल मेडिसिन बनाने वाली बहुत मशहूर कंपनी है, वो चलाते हैं, जिसमें नदीम साहब हैं, जमाल यूसुफ हैं और एक सोहेल यूसुफ हैं, वो कनाडा में रहते हैं। तो ये और एक अदनान भाई हैं, वो डॉक्टर हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें भी ये अच्छी बात है कि उस वक्त हम माशाल्लाह कलकत्ते की जो रहन सहन है ना, वो दिल्ली के रहन सहन से बहुत फ़र्क है। क्योंकि देखिए, हमेशा याद रखें, जो शहर सी साइड पे होता है, बंदर जैसे बंदर रोड है ना, ये बंदर है ना, यहाँ से वो है क्या बोलते हैं आपको, जो माल आता है जाता है इंपोर्ट होता है ना, तो ये एक सी साइड है ना। तो यहाँ पे रहने वाले की ज़िंदगी में और दिल्ली वाले में बहुत फ़र्क है। हम कलकत्ते के लोग जो हैं उनकी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप हमेशा देखेंगे अर्ली राइज़र हैं और अवेयरनेस के साथ हैं। और अंग्रेज़ के ज़माने के जो कलकत्ते में इफ़ेक्ट थे उसको उन्होंने अपनाया था। और उस ज़माने में भी अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह की मेहरबानी है 1892-1900 में हमारे पास अपनी गाड़ी और ड्राइवर था। माशाल्लाह। मैं कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं ये पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं पैसे से नहीं तोल रहा। मैं जो भी आपको बात बताऊंगा ना, अखलाकियात पे बताऊंगा। अब एक और बात सुन लें जो मुझे बाद में याद आ रही है। मैं एक दिन
जब जवान हो गया, शादी हो गई, मैं यहाँ वहाँ मार्केट, एक बंदर रोड पे डेंसोल पे मार्केट है, उसमें दुकान थी बख्शी एंड कंपनी के नाम से। उसमें मैं जनरल मर्चेंट की होलसेल ट्रेडिंग करता था। ये भी एक सुनने वाली बात है। तो रोज़ाना जाता था, काम करता था, अल्लाह का शुक्र है मेरे। तो एक दिन एक बुड्ढा आया जो आधे कपड़े पहना हुआ था, जैसे फ़कीर होते हैं। उसने, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने किस तरह, और देखिए हमेशा याद रखें, जो बेचारा जाहिल होता है या थोड़ा गरीब होता है, उसके 3 सिम्टम हैं। ये भी अलग बात है। नंबर 1, बुढ़ा आदमी ज़ोर से बोलेगा, बुढ़ा आदमी ज़्यादा बोलेगा। मैं भी उसमें हूँ, मैं भी शामिल हूँ। बुढ़ा आदमी ज़ोर से बोलेगा, बुढ़ा आदमी ज़्यादा बोलेगा, और बुढ़ा आदमी अपनी बात पे इसरार करेगा। ये हर बुढ़े की वो है सिम्टम। वो दूर से आया और मैं गाकी कर रहा था। उसने बोला वो कहाँ है। इसने ज़ोर से बोला कि सब ने गर्दन से देखा। मैं भी डर गया। मैंने बोला पता नहीं कोई फ़कीर है। बोला कौन कहाँ है। मैं समझा कोई पैसे वैसे मांगने के चक्कर में था। मैंने कहा कौन कहाँ है। वो फिर बेचारा इतना जाहिल था, इतना लो वो था। उसने कहा वो कहाँ है। मैंने बोला भाई, फिर मैंने गाहक को फारिग करके मैंने बोला भाई तू यहाँ बैठ, कौन कहाँ है। उसने कहा वो आए। अच्छा, मेरी आदत ज़रा ऐसी है कि मैं मुलायम पड़ जाता हूँ। मैंने उसको थोड़ी सी चाय वाय पिलाई। उसने कहा मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ और तुम्हारा बख्शी कंपनी का नाम सुन के आया हूँ। और मैंने बोला भाई वो कौन है। उसने कहा वो एक साहब था बुढ़ा, और मैं सिर्फ 6 साल का था या 5 साल का था, और एक गांव में रहता था कलकत्ते के करीब, जैसे यहाँ से मलीर लांडी सबब जिसको बोलते हैं। जी जी। एक तुम्हारा दादा था, कौन था, एक आदमी आता था बख्शी कंपनी वाला, उसका लाल रंग का गाड़ी था और उसका छत नहीं था जिसको कन्वर्टेबल बोलते हैं। जी जी। और एक ड्राइवर होता था और एक लड़का होता था, और वो हमें गांव में आके एक एक पैसा खैरात देता था। अच्छा। वो बात मुझे अभी तक याद है। और उसके हाथ में एक अंग्रेज़ी का अखबार होता था। तो मैं उससे मिलने आया हूँ। मैंने बोला भाई मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं फिर बता दूंगा तुम्हारे को। फिर मैंने चाय वाय पिला के चला गया। फिर मेरे को क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने अपने बड़े कज़न से पूछा, जो हमारे सबसे बड़े कज़न हैं, जो रेहान साहब के मामू हैं। रेहान साहब के सगे मामू थे, चले गए। वो हमारे किंग मेकर थे, अखलाक अहमद दवाई वाले, बहुत नफीस आदमी। मैंने उनसे पूछा कि भाईजान ऐसे ऐसे हुआ है। वो आया, उसने बोला कमाल वो लड़का मैं हूँ। अच्छा। जो दादा की गाड़ी में बैठते थे। और उसने बिल्कुल सही बात बताई है कि हम इतवार को सैर करने जाते थे। अब ये जो एलिमेंट है ना सैर करने वाला, ये भी कलकत्ते वालों क्या है, आउटसाइड जाना, क्योंकि थोड़ा सा मनी फ्लो भी होता था ना, तो फिर वो चले जाते थे। तो ये, और इसके अलावा भी जो हमारी हिडन सीक्रेट्स हैं, जो कि लेसनेबल है। मैं ये बातें आपको अपनी कोई कहानी नहीं सुना रहा, फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूँ। कोई लोग इससे जज कर लेंगे अच्छी आदत, कोई नहीं करेंगे। अब ये जब मैंने ये सुना, अब देखें मैंने इससे फ़ायदा क्या लिया। जब मैंने इससे सुना कि यार मेरा दादा दयालु था, तो मुझे भी अल्लाह ताला ने दिल में डाला भाई तुम अमीर बनने की इंतज़ार नहीं करो, जो तुम्हारे पास है वो गरीब को दो। और अल्लाह की मेहरबानी है, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। क्योंकि देखें ये अच्छी बातों को अगर आप प्रोपगेट करते हैं, तो मैंने मालूमात कर ली है कि इसकी कोई शेखी नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। मैंने भी किसी की अच्छी बात सुनकर या देखकर अपने आप के अंदर चेंज किया। और मैंने उसके बाद जब मैं जवान हुआ, शादी हुई, तो मैंने एक प्रवर्ब बनाया, और उसका प्रवर्ब है गिव मोर टू गेट मोर। अगर अल्लाह की राह में दोगे तो मिलेगा। बेशक। ये बताइए कि आप माशाल्लाह से कलकत्ता में पैदा हुए? नहीं, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। और मैं आपको कुछ और बताने से पहले ये बता दूं कि मेरे लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा नाम कमाल क्यों है। जी जी। तो उसकी भी हिस्ट्री ये है कि मेरे वालिदैन की मैं आखिरी औलाद हूँ, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, कॉमा नहीं हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे और मेरे भाई के दरमियान पूरे 10 साल हैं, एंड नोबडी वाज देयर इन बिटवीन। तो 10 साल बाद जब मेरे बुढ़े माँ बाप के यहाँ
कोई चीज़ पैदा हुई तो उन्होंने क्या, भाई ये तो कमाल हो गया। आपने तो कहा इस तरह उनका कि नाम मैं कमाल। फुल नहीं, इन्होंने कहा मैं फुल स्टॉप हूँ। तो मैं आपने कई बार मुझे बोला ना कि भाई आपके अंदर ह्यूमर भी होना चाहिए, तो मैंने ह्यूमर डाल दिया। सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी नाइस, माशाल्लाह। वेरी मच। सो ये बताइए कि आप मैं 1949 में पाकिस्तान में पैदा हुआ। हम लोग 47 में आए थे। कोलकाता के बारे में कुछ जानते हैं आप? कलकत्ते के कभी बारे गए? में मैं जानता हूँ। वहाँ की जो घूमने की प्लेसेस हैं, बोटानिकल गार्डन, उसमें जो पेड़ हैं वो 200 बरस पुराने पेड़ मैं खुद देख कर आया हूँ। और ये जब की कहानी है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, पुराना पेड़ है, और वो हीरो हीरोइन जो यूं करके मिलते हैं तो उससे वो दुआ मांगते हैं, वो दुआ पूरी हो जाती है। वहाँ पे ये भी पेड़ है। अच्छा। हाँ, और ऐसे भी पेड़ हैं जिनकी जड़ें ऊपर से, टहनियाँ जो है ना वो बाद में जड़ें बन रही हैं। इसको कहते हैं बोटानिकल गार्डन। एक अच्छा। बात। दूसरी इंपॉर्टेंट जगह है लेक रोड। लेक रोड क्या होता है? लेक रोड ये होता है कि बहुत बड़ा पानी का वो है रिजर्वायर, और उसके बीच में एक पत्थर पहाड़ी है, उस पर मज़ार है, उसको देखने लोग जाते हैं। तो वो कश्ती वाले के लिए रोज़गार बन गया। ये लेक रोड है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल को अगर आपको फिजिबिलिटी निकालनी है तो वे समझेंगे कायदादों का मज़ार है, और वो सबसे ज़्यादा रश लेता है। और कोलूटो जैसे जिस जगह मेरे माँ बाप की घर है या बिल्डिंग है या उनकी पैदाइश होगी या उनकी शादियाँ हुई होंगी, उसका नाम है कोलूटोला स्ट्रीट। और हमारी बिल्डिंग का नंबर है 32 कोलूटोला स्ट्रीट। कोलूटोला स्ट्रीट का नाम बदल के अब मौलाना शौकत अली स्ट्रीट हो गया है। और वो जगह, एक और जगह है, उसका नाम है धर्मतल्ला। धर्मतल्ला उसके बराबर में है। धर्मतल्ला। हाँ, हम लोग चार जनरेशन से कारोबारी हैं। और हमने ये भी एक मज़े की बात है, हम कभी भी बहुत बड़े आदमी नहीं बने पैसे के, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि अल्लाह ने दौलत से ज़्यादा इज़्ज़त दी है, जिस पे हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी ख्वाहिश ऐसी है कि आप दोबारा इंडिया जाना चाहते हैं, या कोई कंट्री है जो जाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं आपका बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ और मैंने फिल्में देख के अंदाज़ा हुआ कि इंडिया जो है वो एक दुनिया का नाम है। जब मैं गोवा के नाम की और गोवा की बातें सुनता हूँ तो मेरे को गोवा जाने का दिल चाहता है। जब मैं मैसूर की पहाड़ियों की बातें सुनता हूँ तो मैसूर जाने का दिल चाहता है। और इतनी बेहतरीन जगह मैं होकर आया हूँ। एक जगह है वहाँ पे लखनऊ, जहाँ मेरी अल्लाह बख्शे बड़ी बहन ब्याह के गई थी, और वहाँ पे अपनी आंखों से प्रैक्टिकली मैंने एक जगह देखी जो अंग्रेज़ ने हिंदुओं ने बादशाहों ने अंग्रेज़ के लिए बनाई थी। उसका नाम था भूल भुलैया। भूल भुलैया होता है कि जब अंग्रेज़ वार करे तो हम उसके अंदर छुप जाएं और उसको ना मिलें, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन भूल भुलैया एक जगह है लखनऊ में, और लखनऊ में ज़्यादातर अहले तशी हजरात रहते हैं। वहाँ पे भी जाने का दिल चाहता है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे देखना है वो बम्बई शरीफ है। बम्बई सुना है वो कराची का दादा है। अच्छा। हाँ, कमर्शियल सिटी है ना, वहाँ पे यहाँ तो चारपाई मिल जाती है, वहाँ चारपाई नहीं मिलती, वहाँ फुटपाथ पे सोते हैं। तो आपको इंडिया जाने का दिल कर रहा है? हाँ, मतलब जस्ट फॉर फन, देयर इज़ नोबडी टू मीट मी। मुझे वहाँ पे अगर मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे भतीजे हैं माशाल्लाह ब्लड रिलेशन, वो तो कलकत्ते में ही है। ओल्ड सिटी है कलकत्ते की। एक खुशी की बात बता दूँ जी। 1900 में जो अंग्रेज़ ने कलकत्ता बनाया था, आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त उन्होंने ऐसी सड़कें बनाई थी और ऐसी उनमें गटर लाइन डाली थी कि एक एक गाड़ी, मोटर कार उसके अंदर आ जाती थी। और लोग उस वक्त भी चोरियां करते थे, और वो चोर जो होते थे इतने जीनियस होते थे कि वो उसको गटर में ले जाके और उसके स्पेयर पार्ट खोल के और फिर बेचते थे। तो मैं इस एक आखिरी वो बताऊं कि जो लोग कहते हैं ना पहले बदमाशी नहीं होती थी और अब होती है, मैं उसको मना करता हूँ। बदमाशी जो है वो पहले दिन से चल रही है, जब से शैतान पैदा हुआ है ना। इविल माइंड, ऑल इविल्स आर कमिंग फ्रॉम द बैक। नो इविल, कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो आज पैदा हुआ हो। फॉर्मेशन चेंज हो गई होगी, परसेंटेज चेंज हो गई, लेकिन हर किस्म कत्ल ये वो जितनी भी हैं फ्रॉम द डे वन है। तो इसमें मेरे साथ आप भले डिबेट कर लें लेकिन आर्गूमेंट ना करें। अच्छा, ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा आपको
लाइफ में क्या करना पसंद है? लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि जब मैं 16 साल का हुआ, स्कूल में या कॉलेज में था, तो मुझे एक आदमी था, उसका इंतकाल हो गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मेरे बड़े भाई हैं, वो कारोबार करते हैं, हम खाते पीते हैं। उसने मुझे इसी ज़ोर से ताना दिया कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम तो यतीम हो, तुम्हारा तो बाप नहीं है, तुम अपने भाई का हाथ नहीं बढ़ाते। आप यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का एल है। उस दिन से मेरे दिमाग में एक भूसा तो भरा हुआ ही है, ये आ गया कि मैंने कुछ करना है। फिर मैंने, जब लोग मुझसे पूछते थे ना, जैसे बच्चों से पूछते तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं पायलट बनूंगा। मैं बोलता था मैं कारोबारी बनूंगा, बिजनेसमैन, क्योंकि मैं बिजनेसमैन का बच्चा था। तो फिर मैंने एक डेफिनेशन बनाई, व्हाट इज़ बिजनेसमैन? बिजनेसमैन इज़ अ मैन हु इज़ ऑलवेज बिजी। बस जब हम अपने वक्त में काम करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है पैसे में। तो हमने उस दिन से और आज तक, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि मुझे मजाक है ये लगता है कि जब मैं बच्चा पैदा हुआ और मेरे कान में अजान दी गई, तो अजान के बाद उस मौलवी ने ये भी बोला होगा, कीप टाइम इज़ मनी। मैं हर मिनट अपने वक्त को कन्वर्ट करता रहता हूँ पैसे में। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना मेरे अंदर कोई मैजिक खूबी है, लेकिन मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि जैसे आज ही सुबह मेरे को ख्याल आया कि लोग पहले कहते थे यार वो किस्मत लेके पैदा होता है बच्चा। किस्मत लेके नहीं पैदा होता था, वक्त लेके पैदा होता है। चाहे तुम मजदूरी कर लो, चाहे तुम बिजनेसमैन हो जाओ, क्योंकि देखिए जितने बड़े लोग हैं ना, आप उनका बैकग्राउंड देखो, वो इतने नीचे से आए, इतने नीचे से आए कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतने बड़े आदमी हो जाएंगे। मैंने भी स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के पढ़ा है, और मैंने माशाल्लाह जिस घर में पैदाइश हुई मेरी, उन्होंने मुझे उस ज़माने में इंग्लिश मीडियम में डाला, जिसकी फ़ीस 25 रुपये महीना थी। अब आज के 25 रुपये महीने का मतलब है कि साल के 300 रुपये। अगर आप किसी से कहेंगे ना, किसी बच्चे से, तो वो दूसरी दफ़ा मुँह करके हंसेगा कि अब्बू का नट ढीला हो गया। उस वक्त के आप पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करें तो अभी की तो बात तो वही है। कर्म किया कि भाई मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे 6 रुपये वाली गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जिस वॉशरूम में नहाता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी अल्लाह ना करे कभी कि मेरे बच्चों को भी मैंने कभी KMC के नलके से नहीं नहाया, वरना कितने लोग हैं जिन्होंने वॉशरूम देखा ही नहीं है। तो हमें हर वक्त अल्लाह की रस्सी को पकड़ना चाहिए, और हम जब तक मुसलमान नहीं बनेंगे, जब तक हम अल्लाह को अपने साथ मिला के जोड़ के नहीं रखेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझने वाले पे है तो कौन कितना समझता है। वो क्या कहते थे पहले, समझ के तुम ना समझे, ये बड़े मजे। मुझे तो वो जो लोग नहीं समझते ना, याद रहता है, वो एक मुकेश का गाना था, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। और उसी के ऊपर पाकिस्तान में गाना बना था, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन था आपका? कौन पसंद है आपको? मेरे फेवरेट एक्टर वहीद मुराद और ज़ेबा थे, जिनके लिए मैंने घर से पैसे चोरी करके छुप के 9 आने वाली फिल्म देखी। 9 आने फिल्म वो होती थी जो स्क्रीन के बिल्कुल बराबर में, और हम अपनी मुंडी ऊपर करके देखते थे। और वो ज़ेबा और वहीद मुराद मुझे इतनी पसंद है कि मैंने जितनी फिल्में देखी हैं उसमें से 80% ज़ेबा और वहीद मुराद की थी। अच्छा, तो आप और मोहम्मद अली, आप मुझे हर फिल्म का नाम ले लें, कनीज़, मोहम्मद अली की सारी फिल्में देखी। तो ये खामोश रहो, आपको शौक था? हाँ, कभी फिल्म में आने का शौक नहीं? तो करते भाग के देखी थी। तो मूवी में आने का शौक नहीं था? नहीं, मूवी में आने का शौक नहीं था, बस देखने की हद तक। नहीं, मूवी में आने का शौक इसलिए नहीं था कि आप मूवी बना भी सकते थे। मुझे एक दोस्त ने बताया कि मुझे शूटिंग देखने का बहुत शौक था। तो मैंने कहा तुम्हें क्यों शौक था? कहने लगा यार मैंने किसी दोस्त से सुना था कि कभी तो हीरो बीमार होगा तो वो पूछेगा भाई कौन हीरो बनेगा, तो मैं हाथ उठा लूँगा कि मैं बनूँगा। तो मेरे अंदर हीरो की कोई वो नहीं है,
क्योंकि बेचारी जो हीरोइन होती है अगर, जी, जी। तो मुझे उससे डबल पैसे लेके मुझसे काम करेगी, मेरे साथ काम करती कि भाई इस आदमी के साथ कौन काम करेगा। अच्छा ये बताएं कि इंडियन मूवीज़ कभी शौक से देखी? देखिए, इंडियन और पाकिस्तानी मैंने कम से कम 700 फिल्में देखी हैं, लेकिन आपको लतीफ़ा सुना दूं कि पूरी पाकिस्तानी इंडस्ट्री मायूस कुन बात यह है, एक एक चीज़ कॉपी होती थी। मैंने इतनी फिल्में देखी हैं कि अब वो जो गमले होते हैं ना, वो उसका जो सेट होता है ना, वो भी वही रखते थे जो उसने फिल्म में रखे थे, और सारी फिल्में चुरवा हैं, यानी कॉपी है। मैं आपको नाम लेके बता दूंगा। कौन चोरी यहाँ पे हमराई है, वहाँ दोस्ती बनी थी। वो ऐसा लगता था कि कौन डायरेक्टर किसको कॉपी करता था? कॉपी टू कॉपी, वो डायरेक्टर, क्योंकि नहीं, कौन से हमारे वाले? हमारे अच्छा। हम इस चीज़ में बहुत तेज हैं माशाल्लाह। हम दो आदमी आगे, हम लोग गाने की सिचुएशन भी वही निकालते थे, और हीरोइन को साड़ी भी वही पहनाते थे, और डांस का तरकीब। अच्छा, और वहाँ जो हीरोइन होती थी ना, उसी की शक्ल की हीरोइन या पकड़ते थे। जब वहाँ पे वो थे अशोक कुमार, वो कहते एक वो था ना बहुत बड़ा राज कपूर, यहाँ कमाल साहब थे। कमाल साहब इसीलिए आए थे, तो उनकी चेहरा जो है वो राज कपूर से मिलता था। अच्छा, मुझे एक सवाल, दिलीप कुमार पे आए थे। अच्छा मुझे आपसे ये पूछना है कि माशाल्लाह से आपने अपनी ज़िंदगी का एक वक्त गुजारा है, और आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं कि कोई ऐसी ख्वाहिश ऐसी है जो आप चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला पूरी करें? देखिए, अल्लाह ने बड़ा करम करा कि ये समझ में आ गई कि ये बहुत ऐसा सवाल है जो कम से कम 1 लाख दफ़ा 1 लाख आदमी ने से पूछा होगा। देखिए, ख्वाहिश होती क्या चीज़ है? ख्वाहिश होती है जो चीज़ आप सोचें और वो हो जाए, ये ख्वाहिश होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटे से छोटी बात, अगर आप कोई सुई गिर गई है और सुई नहीं मिल रही, और आपकी ख्वाहिश अगर सुई मिल जाए, दैट इज़ द स्टोरी फिनिश। हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आए हैं, और हम कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, छोड़ के हमने जाना। तो इससे बेहतर ये है कि हम अपना बोरिया बिस्तर संभाल के रखें। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मेरी जहन ये है कि जब हम एयरपोर्ट जाते हैं हवाई जहाज़ में, तो पहले वो बोर्डिंग कार्ड देता है। बोर्डिंग कार्ड का मतलब ये है कि आपकी सीट वहाँ पे रिज़र्व हो गई है, या तो वो खाली जाएगी, अगर आप नहीं जाएंगे जहाज़ उड़ जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी उम्र, इस उम्र में मुझे बोर्डिंग कार्ड मिल गया है, सिर्फ फ्लाइट आने की देर है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, खुश रखे। देखिए, ज़िंदगी हो तो दूरों के लिए खैर वाली हो, खुशियों वाली ज़िंदगी हो, हंसते खेलते रहें। आज जो आपके पास आ रहा था ना, मैं अब कल परसों के जब भी आऊँगा, एक हम काम करेंगे उस पर, इमेज बिल्डिंग पे। आप अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ बनाएं। अच्छा मुझे ये बताइए कि मेरी आपने सब बातें पूछी, मेरी बर्थ डेट नहीं पूछी। मैं 12 दिसंबर 1949 को इस दुनियाए फ़ानी में हाजिर हुआ था, और मैं ये खुशी इस बात की है कि उसी दिन मेरे बड़े भाई की भी सालगिरह थी। 12 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट से आप? हाँ, सेक्रेटेरिएट है जो भी है, उस पर मैं बिलीव नहीं करता। नहीं, मतलब 12 दिसंबर को पैदा हुए थे, और अगर 25 को आगा खान साहब पैदा हुए थे। अच्छा, इस्माइली पेशवा जो है आगा खान साहब कब हुए थे? 13 दिसंबर को। 13 को, एक दिन का फ़र्क है। दिसंबर मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, व्हाट डू यू थिंक दैट कि ये कैसे चेंज हो सकता है, और हमारा मुल्क जो है अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो सकता है? क्या चीज़ है जो तरक्की नहीं हो रही? पहले भी मैंने जब आपसे नहीं मिला था उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मगर जैसे जैसे मैं आपसे सीडिंग कर रहा हूँ, आप यकीन करें मैं आपको कोई मक्खन नहीं लगा रहा, ना मुझे कोई इससे लालच है, लेकिन यू आर ए वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट गर्ल। और मैं आपको बताऊं, ये इतना बेहतरीन सवाल है, अगर इसकी गहराई बजाय, मेरी आदत है लोगों से मिलने की, लोगों से बातें करने की और सीखने की। एक हमारे मार्केट में एक हिंदू व्यापारी है, मेरी उम्र का है, बुढ़ा तो नहीं, उससे मैंने एक दिन पूछा था, मैंने बोला यार तुम्हें क्या लगता है कि हमारे माशरा, ये तो बकवास तो हम 10-10 घंटे करते, हाउ डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी टर्निंग पॉइंट इन द फ्यूचर, ऑल्दो वी आर लिविंग द वर्ल्ड इन द we are leaving our children in the dark। हम सनसेट पे आ रहे हैं, हम बैक टू वेस्ट की कहानी पे जा रहे हैं। उसने बोला कमाल साहब, मैं इतना बुढ़ा हूँ कि मैं शक्कर में पैदा हुआ था
और मैं इतना गरीब था, सुनने वाली बात है, इतना गरीब था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंदू पैसे वाला था, उसने हम सब गरीबों के लिए एक जगह पे एक समझो फर्नेस बनाया था, और हम रात को, मेरी माँ बोलती थी कि एक लकड़ी ले जाओ, और हम उस लकड़ी से, उस आग से दूसरी तरफ आग जलाते थे और हमारे घर में दिया जलता था। इतना पुराना आदमी है, वो जिंदा है। उसने इतना नॉलेजेबल बात की, क्योंकि मैं ये नहीं देखता वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, अंग्रेज़ है, मेरिट देखता हूँ। उसने बताया कि कमाल साहब, ये जब तक इलेक्टेड लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं होंगे, नहीं, जब तक वोटर पढ़ा लिखा नहीं होगा। Exactly. यहाँ पे पढ़े लिखे जागीरदार हैं, ये है वो है, वो तो 90% तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उसमें जो 10% है उनकी कुछ से नहीं है। तो उसने बोला कि हर आदमी को वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर बहुत बड़ी बात बोली है उसने, आपको भी गौर कीजिएगा कि ये लोग बोलते हैं ना, जो जागीरदार वाले भाई, वो इशारा कर देते हैं तो 1 लाख आदमी आ जाता है उनको देने, है ना, मगर वो ब्लाइंड है, मेंटली भी ब्लाइंड है और आंखों से भी ब्लाइंड है। वो नहीं, जो उसने बोला कि सिर्फ वो एलिजिबल है जिसके पास डिग्री होल्डर है, जो मास्टर्स है। Exactly. वो वोट दें, लल्लू पंजू वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे भी वो बात बहुत अच्छी लगी कि जब ऐसे लोग वोट देंगे, तो जैसे मिसाल के तौर पे, मैं नाम नहीं लूँगा, एक ज़माने में कोई आया वोट पे और वो अच्छे लोग नहीं थे, तो मैंने किसी से पूछा तो उसने मेरे को क्या बोला, उसने बोला, मियाँ तुम भी बेवकूफ़ भंगी को वोट देते हो और बोलते हो बदबू आ रही है, तुमने वोट किसको दिया? वो ऊपर से थोड़ी उतरा, अल्लाह ने थोड़ी उतारा उसको। यू आर द पर्सन हु फोर्स हिम टू कम ऑन द सीट एंड नाउ यू आर क्राइंग एंड वीपिंग। आप रो रहे हैं, धो रहे हैं, आप पागल आप हैं। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि 90% जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें हमने 70% प्रॉब्लम जो है वो मैन मेड है और 30% गॉड मेड है। 70% वो 30% वो होते हैं, जैसे मेरा बाप मर गया, ये अल्लाह ने करा, बिल्कुल, जलजला आ गया, तूफान आ गया, ये अल्लाह ने किया, आग लग गई, अल्लाह ने। लेकिन 70% वो हैं अगर और मगर, मैं तुमसे दुश्मनी, तुम मेरे कबीले के, तुम ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई। मैं यही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, प्लीज़ अपने आप को अपडेट करें। हम 1820 में नहीं हैं, हम 2022 में हैं। जब तक हम बुढ़ा भी, जवान भी, औरत भी, मैं भी, जब तक चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जब जवान हुआ, आया शौर वाली लाइफ में, तो मुझे एक दोस्त मिले, अभी ज़िंदा हैं, उसने बोला, देखो कमाल तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। मैंने कहा अच्छा, तुम शक्ल से भी लगते हो और तुम हो भी। मैंने कहा अच्छा, क्या होता है बेवकूफ़? कहने के देखो, बेवकूफ़ वो होता है जो पहले पूछे भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है और आगे खड्डा है, तो वो बता दे भाई देखो आगे खड्डा है, वहाँ मत जाओ, रास्ता बंद है। वो कहता है मैं तो जाके देखूँगा, फिर भी जाता है। दूसरा वो कहता है मैं तो गिर के देखूँगा। तो उसने बोला कि तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ आदमी हो कि तुम्हें बता भी रहे हैं और फिर भी तुम कह रहे हो मैं तो गिर के देखूंगा, तो इसका मतलब है कि तुम यूजलेस आदमी हो ना। तो मेरा मतलब कहने का है कि हम अब 2022 में इतना शऊर पकड़ें कि हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल लाइफ बनाएं। देखिए हमेशा याद रखना, मोर मनी मोर प्रॉब्लम, पैसा ना कमाएं, कोशिश करें अपने बच्चों को अपनी। और जो आपने एक बात बोली थी ना कि इसका टर्निंग पॉइंट ये है, मैं भी रोता हूँ आंसुओं से कि मैंने 1958 से मैंने गवर्नमेंटें देखी हैं। अयूब खान के ज़माने में मैं अच्छा खासा मैट्रिक में आ गया था। उस वक्त से जितने भी लीडर आए, जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना, मैं इसमें कहता हूँ एक और बात यह है कि पर्सनैलिटी शेडोड है, हम सिस्टम शेडोड नहीं है। हम मेरिट की बात नहीं करते, पाकिस्तान से प्यार करें, शख्सियात से नहीं। वो हम समझते हैं फलाना आदमी तो उसके अंदर तो कोई वो फुल प्रूफ है। अरे भाई वो भी इंसान का बच्चा है, तुम भी इंसान के बच्चे हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब अब जितने भी लोग आए ड्रमिंग करते हैं, और हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, मगर आप मुझे एक आदमी ला के दिखा दें जिसने एजुकेशन पे काम किया। अच्छा, मैंने अक्सर लोग देखे हैं जो बात करते हैं ना यूं बजा के, ऐसे लोगों पे तो मैं तो खैर बिलीव ही नहीं करती। आप काम करें, काम करके प्रूफ दें अपने अमल पे, अपने आप को शो करें। माँ ने जो हमारी ग्रूमिंग करी, उसने ये बोला
मैं मेरे बोला कमाल शक्ल प्यारी नहीं काम प्यारा है। एग्जैक्टली। तुम्हारा काम होगा, भाई हम कहीं नौकरी करने जाते हैं तो हमारे नाम से या हमारी शक्ल से नहीं, हमारा काम होता है। हमारा सेठ 10 लाख कमाता है तो हमें 50,000 देता है। और दूसरा कहते हैं ना, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। तो इंसान जो है अगर मेहनत करे, कामयाब मेहनत से उसको फल मिलता है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सबसे बड़ी मुल्क के लिए भी यही सोच है। ये भी एक मैंने बड़ों से सुनी थी, अपने बुड्ढों से, कि मेहनत कभी जाएगा नहीं जाती। एग्जैक्टली। यू हैव टू वर्क एंड दैट। मेरा ये भी एक प्रभाव है, देयर इज नथिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड दैट्स ऑल। बस आपने मेहनत तो करनी ही है। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ये देखा कि जो मजदूर पत्थर तोड़ रहा है 8 घंटे के बाद वो 30 रुपये लेता था उस ज़माने की, 20 रुपये लेता था। तो वो अब मेरा दिल ये चाहा, जैसे अब मुझे मेरे आप बात है कि उन 10 मजदूरों में से मैं वो हूँ जो मैं उनमें से अच्छा हूँ, डिस्टिंक्ट हूँ। तो मैं मेहनत करूँगा तो डिस्टिंक्ट हूँ। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही थी कि जैसे एंकर पर्सन तो बहुत आ रहे हैं, मगर आप जैसा एंकर पर्सन कहाँ मिलेगा। मुझे आपसे ये कहना है कि आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं अपने हवाले से लोगों को, कोई नसीहत ऐसी करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अभी भी अगर कुछ सोए हुए लोग हैं वो जागे, ताकि आप जैसे। मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं सोच कर आया था आपसे बोलना, आपने फिर वही मैं बोलूँगा, आपके इंटेलिजेंट है, आप मेरा दिमाग पढ़ती है और आप जो सवाल करती हैं तो मेरी मगज़ में तेज़ाब गिर जाता है और वो स्पार्क आ जाती है। मैं आप लोग सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हाथ जोड़ के एक काम करें, वक्त ज़ाया ना करें। मेन चीज़ वक्त है। मैं आपको 2 घंटे की बातें बता सकता हूँ कि वक्त के कितने फ़वाइद हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आखिरी बात बता दूँ, मेरा एक दोस्त अमेरिका इंग्लैंड गया आज से 20-30 साल पहले, जब वो वापस आया तो उसने ये बात बताई और मैं कंक्लूड में बता रहा हूँ। उसने बोला कमाल भाई, मेरे को, उसने वहाँ एक अंग्रेज़ से दोस्ती हो गई, 2-3 महीने में रहा, तो उसने मेरे को मजाक में बात की, तुम क्या करते हो। उसने कहा मेरी तो सदर में मेडिकल स्टोर है। मैं नाम भी ले सकता हूँ उस आदमी का भी, वो भी जिंदा है, दुकान का भी। तो उसने बोला अच्छा क्या क्या टाइमिंग है तुम्हारे। तो मैं शर्म के मारे मैं अब बता रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। उसने कहा हम 12 बजे रात दोपहर को दुकान खोलते हैं और रात को 2 बजे बंद करते हैं। आपको पता है उस अंग्रेज़ काफिर, जिसको आप काफिर बोलते हैं, उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा भाई हमने तो सुना है कि तुम्हारा प्रॉफिट कहता है कि जितने अर्ली दुकान खोलोगे उतनी तुम्हारी सेल बढ़ेगी। और उसने ये भी बताया कि सेकंड स्टेप ये है, उसने दुनियावी तौर पे बोला कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि तुम बिजली का बिल मुफ्त में देते हो। अगर तुम सुबह 7 बजे दुकान खोलो नमाज पढ़ने के बाद और मगरिब के बाद बंद कर दो तो तुम अपने बच्चों को टाइम भी दो, पैसे भी कमाओ और बिजली का बिल भी नहीं दो। तो ये हमारा मैन मेड प्रॉब्लम है। देखिए जिस तरीके से अभी कमाल बख्शी साहब ने ये बात कही, अगर मैं इसको फिर समअप करूँगी और फिर हमारे पॉडकास्ट का अख्तिताम होगा, वो ये है कि कोविड जब आया था तो आप यकीन करें कि काफ़ी लोग बहुत खुश थे कि क्योंकि सुबह के टाइम पे फजर से पहले, जैसे रमज़ानों में भी जो टाइमिंग्स हैं, अगर आप फजर के टाइम पे आप शॉप खोलें और शाम को 5 बजे का इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें यही होता है। बट अनफॉर्चुनेटली बात वही है कि जब आप अपने प्रॉफिट को नहीं फॉलो कर रहे तो आप मुसलमान हम बनते हैं, हम कहते हैं नाम का मुसलमान होना नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। नाम की डिग्रीज़ आपने ले ली, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, PhD डिग्री है, अगर आपने दिखावे के लिए वो डिग्री टांग दी लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे तो यूज़लेस है। लेकिन फिर आपसे अच्छा वो इंसान है जिसके पास डिग्री तो नहीं है लेकिन वो अमल पैरा तो हो रहा है, वो चीज़ों पे तो अमल कर रहा है। वक्त कितना इम्पॉर्टेंट है, कमाल बख्शी साहब ने यही बताया आपको। वैल्यूज़ क्या है चाहिए। एक बात मैं बताऊँ, सॉरी टू इंटरप्ट, आपको सिर्फ ये अपने दिमाग के विंड स्क्रीन पे लगा लें कि जो अल्लाह के नबी कहते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं, बस। एग्जैक्टली मसला अनफॉर्चुनेटली हम उसको फॉलो नहीं करते, हम समझते नहीं हैं। जिस दिन हम लोग ये समझ गए कि कुरान में लिखा क्या है, जैसा तुम गुमान करोगे वैसा होगा, तो अगर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
हायरार्की के बारे में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये पॉडकास्ट इसीलिए होती है कि आपके सामने ऐसे ऐसे कीमती लोग लाए जाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करके अपनी तरबियत से बहुत कुछ किया है। और मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही लोग ऐसे मेरी पॉडकास्ट में आएँ जो सिर्फ ज़बानी कलामी बात ना करें, वो उस पे अमल पैरा भी हों। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी दैट आई एम हैविंग सच काइंड ऑफ पीपल इन माय पॉडकास्ट एज वेल, कि वो लोग अपनी लाइफ में उसको अमल पैरा भी होते हैं, करते भी हैं। बहुत बहुत कमाल बख्शी साहब, आपका शुक्रिया। It is a privilege for me that you have invited me and you have given me so regard and respect, and I am very much thankful to the God, क्योंकि अल्लाह ही ने कनेक्शन लगाया, ना मैं आपको जानता था ना आप मुझे जानती थी, लेकिन ये अल्लाह ताला के अरेंजमेंट होते हैं। मैं अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ और आपको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे इतनी सहूलत दी कि मैं दो बातें करूं। अगर ये मेरी बातों में किसी को भी कोई चीज़ नागवार गुजरी हो तो मैं माजरत चाहता हूं। अगर मैं ज़्यादा बोला हूं, जो कि मैं बोला हूं, मैं उस पर भी माजरत चाहता हूं। मैं आइंदा ख्याल करूंगा अप टू द पॉइंट बोलने की। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ ही महताब खान तनूरी को पॉडकास्ट बढ़ता हुआ पाकिस्तान में इजाज़त दीजिए, और मेरी तरफ से और कमाल बख्शी साहब की तरफ से इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।